Dear students, today's our topic is water relation of a plant cell. जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनेक सब्सटेंसेस बाहरी माध्यम से प्लांट और उसकी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तथा कुछ पदार्थ प्लांट टिश्यूज से पुनः बाहर के वातावरण में मूव करते हैं। पदार्थों का प्लांट टिश्यूज में प्रवेश अथवा टिश्यूज से पुनः बाहरी वातावरण में गमन या मूवमेंट विभिन्न प्रकार के भौतिक बलों और अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थों के गमन के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ भौतिक क्रियाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्बाइबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इम्बाइबिशन। व्हाट इज इम्बाइबिशन? किसी भी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा द्रव या वाटर का अधिशोषण या एब्जॉर्प्शन इम्बाइबिशन कहलाता है। इम्बाइबिशन करने वाला पदार्थ इम्बाइबेंट कहलाता है। इम्बाइबेंट वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है, परंतु सॉल्यूशन का निर्माण नहीं होता है। इम्बाइबेंट नॉर्मली कोलाइडी पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। लिविंग और डेड सेल्स में हाइड्रोफिलिक कोलाइडी पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, जो कि इम्बाइबेंट का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, पैक्टीन, स्टार्च एंड सेलुलोज, ये सभी मेन कोलाइडी पार्टिकल्स हैं जो अपने आयतन से कई गुना अधिक वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। इम्बाइबिशन के फलस्वरूप इम्बाइबेंट के आयतन में वृद्धि अधिशोषित जल या एब्जॉर्ब वाटर के आयतन की तुलना में कम होती है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स इम्बाइबिशन की सतह तथा इंटरसेलुलर स्पेस में पास पास व्यवस्थित होते हैं या अरेंज होते हैं। प्रोटीन में सेलुलोज तथा स्टार्च की तुलना में अधिक इम्बाइबिशन क्षमता पाई जाती है। इसीलिए प्रोटीन युक्त सीड, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, मटर, वाटर में रखने पर स्टार्च युक्त सीड, फॉर एग्जाम्पल गेहूँ, मक्का की तुलना में अधिक फूलते हैं या अधिक वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इम्बाइबेशन प्रोसेस में अधिशोषित वाटर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा की हानि होती है, जिससे कि टेम्परेचर या तापमान में वृद्धि हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आटे को गूंथते समय आटा गर्म हो जाता है। आटे के गर्म होने का कारण वाटर पार्टिकल्स के द्वारा निकलने वाली या विमुक्त ऊर्जा ही होती है। इम्बाइबिशन प्रोसेस के फलस्वरूप एक प्रेशर उत्पन्न होता है। इस प्रेशर को हम इम्बाइबिशन प्रेशर भी कह सकते हैं। बंद इम्बाइबेंट में, अर्थात इम्बाइबेंट को फूलने का अवसर यदि नहीं दिया जाए तो इम्बाइबिशन प्रेशर का मान बढ़ जाता है या अत्यधिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि चट्टानों की दरारें के अंदर सूखी लकड़ी के लट्ठे या लॉक्स को डालकर भिगोया जाए तो इस प्रकार उत्पन्न इम्बाइबिशन प्रेशर के द्वारा चट्टानें खंडित हो सकती है, अल्टीमेटली फट जाती है या फिर टूट जाती है। इम्बाइबिशन
एक तरह का डिफ्यूज़न प्रोसेस ही होता है जो कि वाटर पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। इम्बाइबमेंट में वाटर तभी प्रवेश करता है जब बाहर के वातावरण का वाटर पोटेंशियल इम्बाइबमेंट के वाटर पोटेंशियल से अधिक हो। जब इम्बाइबमेंट को जल में डाला जाता है तो इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है तथा इम्बाइबेशन की रेट जो है ये भी कम हो जाती है और ये क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि इम्बाइबेंट तथा बाध्य वातावरण का वाटर पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता या समान नहीं हो जाता। अब हम इसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्बाइबेशन प्रोसेस अनेक फैक्टर्स के द्वारा इफेक्टेड होती है। इसमें से प्रमुख फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, नेचर ऑफ इम्बाइबमेंट, pH of medium, pressure, and last electrolytes. The next is importance of imbibition. अंतःशोषण के क्या महत्व हैं? नंबर 1, जर्मिनेटिंग सीड्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के फलस्वरूप सीड कोट और कर्नल्स ये फूल जाते हैं और फूलने से सीड कोट फट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे कि रेडिकल्स बाहर आ जाता है और रूट को ओरिजिनेट करता है। द सेकंड इज यंग सेल्स में वैक्यूल्स का निर्माण भी इम्बाइबेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। इसके अलावा हाइड्रोफिटिक कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वे भी सीड्स को बहुत अधिक ड्राई परिस्थितियों से बचाने के लिए या फिर शीत वातावरण में जमाव से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। द थर्ड इज लाइकेन, मॉसेस और सिलेजिनला। इन प्लांट्स में भी वाटर की उपलब्धता कम होती है या वाटर कम होता है। कम होने पर भी ये ग्रीन रहते हैं बिकॉज इनमें हाइड्रोफिलिक कोलाइडी पार्टिकल्स पाए जाते हैं और ये हाइड्रोफिलिक कोलाइडी पार्टिकल्स वातावरण में उपस्थित मॉइस्चर या नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद में इन प्लांट्स को ग्रीन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द फोर्थ इज विशाल पत्थरों और चट्टानों को इनकी दरारों में यदि लकड़ी के गट्ठे डाल दिए जाएं और इसके बाद वाटर से इन्हें भिगो दिया जाए तो चट्टानों को आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि कई 100 गुना एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है और इसी अत्यधिक प्रेशर के कारण चट्टानें जो हैं
वो आसानी से खंडित हो जाती हैं या टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। एंड द फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज रेनी सीजन में खिड़की और दरवाजे का फूल जाना भी इम्बाइबिशन का ही परिणाम होता है। द नेक्स्ट इज क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। The substances can cross the membrane because of the membrane's property of being partially permeable. The second is that is it is permeable to some substances and not to others. Some substances are able to move into the cell and some are allowed out. इस डायग्राम में आप पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं। डिफ्यूजन थ्रू लिपिड बाइलेयर and the second is facilitated diffusion. Both diffusion are show passive transport. In second diagram show active transport. Active transport में ATP एनर्जी कंज्यूम होती है और द मेथड ऑफ क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, इसमें आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट नंबर 1, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ higher concentration. The second, against the concentration gradient. And third point, requires energy from the respiration. पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप 3 मेथड देख सकते हैं। Number 1, movement of the substances from the region of higher concentration to a region of low concentration. And the second is not against the concentration of gradient. And the third is does not require energy. अब हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। What is diffusion? The movement of molecules from a region of higher concentration to a region of low concentration down a concentration gradient, that is called as diffusion. And the second is form of passive transport. इसमें passive transport form होता है। And the third is diffusion stops when the concentration gradient is 0, that is state of equilibrium is reached. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिफ्यूजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।